Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And next topic, that is characteristics of enzyme. Enzyme के कैसा है, कैसे functional है, क्या काम करता है. We'll be discussing about the enzymes made up of amino acid, protein. Enzyme basically amino acid की chain से मिलके बना हुआ है और ये protein in nature है. प्रोटीन है क्योंकि ये अमाइनो एसिड से मिलके बनता है. हमारी बॉडी एंजाइम्स खुद बनाते हैं. मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एंजाइम्स बनते हैं. आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर स्फेरिकल इन शेप्ड, राउंड शेप, एक ग्लोब की तरह राउंड शेप में है प्रोटीन्स. और 3D मॉलिक्यूल है क्योंकि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड चेन्स की फोल्डिंग्स की वजह से उनका एक 3D लुक है. 3 डायमेंशन में वो एंजाइम होता है. वेरी स्पेसिफिक इन फंक्शन, एक एंजाइम का बहुत स्पेसिफिक काम करता है. एक एंजाइम एक किस्म की मॉलिक्यूल पे काम करता है. एक एंजाइम बहुत सारे चीज़ों पे काम नहीं कर सकता. जैसे एक लॉक है, उसकी एक मखसूस चाबी है, वो चाबी के बग़ैर लॉक नहीं खुल सकती. इसी तरह एंजाइम जो है वो एक ख़ास अपने सबस्ट्रेट पे काम करता है, एक ख़ास मॉलिक्यूल पे काम करता है. जैसे पेप्सिन है, वो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है. वो किसी लिपिड पे या कार्बोहाइड्रेट पे और किसी मॉलिक्यूल पे काम नहीं कर सकता. इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम्स का काम है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना. स्मॉल अमाउंट कैन स्पीड अप द रिएक्शन, अगर एंजाइम्स कम तादाद में भी मौजूद हो तब भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी. अमाउंट ऑफ एंजाइम इन सेल वेरीज, जितनी भी एंजाइम सेल की रिक्वायरमेंट होगी उतने एंजाइम्स बनेंगे. ठीक है, सेल को जितने एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, सेल के अंदर अगर ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं. फॉर एग्जांपल हमारे मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो स्ट्रेच हो सके, मूव हो सके. और इसी तरह उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. वहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन तेज़ी से हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे एंजाइम्स की भी तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन सेल्स में जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ एंजाइम्स भी कम तादाद में मौजूद हैं. वर्क्स इन लिमिटेड रेंज ऑफ pH, जो एंजाइम्स हैं वो एक लिमिटेड रेंज होती है उनकी कि वो 1 to 4 या 2 to 4 pH पे काम कर सकते हैं या फिर 6 to 8 pH पे काम कर सकते हैं. उनकी जो रेंज है वो बहुत कम है. ऐसे नहीं है कि एंजाइम एसिडिक इन्वायरमेंट में भी काम कर सकता है, बेसिक में भी, न्यूट्रल में भी. वो एक स्पेसिफिक रेंज में काम कर सकते हैं. 2 to 4 pH तक काम कर सकते हैं. अगर उसकी pH कम या ज़्यादा हो गई तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे. जैसे कि पेप्सिन एंजाइम जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व्ड है, पेप्सिन जो है हमेशा स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है. 2 to 4 या 2 to 5 pH तक काम प्रॉपरली फंक्शनल है. तो अगर उसकी pH बढ़ा दी जाए, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाए स्टमक का, तो वहाँ के जो एंजाइम्स हैं, जो पेप्सिन है, वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होंगे. इसी तरह टेम्परेचर को हमने डिस्कस किया. अक्सर बुखार वगैरह में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, और कोई भी जर्म्स वगैरह जब बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो बॉडी अपना टेम्परेचर राइज़ करता है, ज़्यादा कर देता है. नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. तो उस टेम्परेचर में हमारे जो ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होते. एंजाइम की इवन शेप भी ख़राब हो जाती है हाई टेम्परेचर में. सबस्ट्रेट, अगर एंजाइम्स की तादाद कम है और उन पे जिन पे वो काम करते हैं मॉलिक्यूल्स की अगर हम तादाद बढ़ा दें तो वो शायद केमिकल रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्पीड में ना हो. ठीक है, इफ़ पेप्सिन इज़ वर्किंग ऑन प्रोटीन, बट इफ़ वी विल गो फॉर द ओवर ईटिंग, हम ओवर ईटिंग कर लें, ज़्यादा खाना खा लें, तो क्या वो डाइजेस्ट हो सकता है? नो, प्रॉपरली वो उस टाइम में डाइजेस्ट नहीं होगा. अगर हम एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करेंगे तो वो एंजाइम्स उतनी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा. हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें रिफ्लेक्स हो जाता है, वॉमिट आ जाती है, बिकॉज हमने ओवर ईटिंग की, हमने ज़्यादा इंटेक ऑफ प्रोटीन कर लिया और उतने पेप्सिन एंजाइम नहीं हैं कि उन पे काम कर सके और उन्हें तेज़ी से तोड़ सके, उनकी ब्रेक डाउन कर सके. Activators will enhance the enzyme's activity.
कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स की हेल्प करने वाले कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं बॉडी में। इनहेबिटर्स विल इनहेबिट, इनहेबिट मीन्स रुकावट पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी में रुकावट पैदा करते हैं, जो उनको काम करने नहीं देते। जैसे कि एक्टिव साइट्स जो है सबस्ट्रेट के लिए है, एक ख़ास जगह है एंजाइम पे जहाँ पे सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। तो अगर कोई और मॉलिक्यूल आके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाए तो सबस्ट्रेट को अटैच होने की जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जगह ले लेते हैं, इन्हें इनहेबिटर्स कहा जाता है। रुकावट पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स को प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं होने देते। कोफैक्टर्स क्या है? हेल्पर्स ऑफ एंजाइम। समटाइम्स कुछ एंजाइम्स को हेल्पर्स की ज़रूरत होती है अपने काम को करने के लिए, तो उन हेल्पर्स को कोफैक्टर्स कहा जाता है। कोफैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। सम एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल कंपोनेंट, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट की ज़रूरत है, एक एक्स्ट्रा आप बोल सकते हैं वो आयन या मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है एंजाइम को ताकि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। इन्हें कोफैक्टर्स कहा जाता है। नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये नॉन प्रोटीनियस है। जो कोफैक्टर्स हैं वो प्रोटीन नहीं है, एंजाइम्स की तरह वो प्रोटीन नहीं है। वो जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में जिंक की एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कि जिंक आयन जो है एक कोफैक्टर हो सकता है। जिंक आयंस हैं वो जाके एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं और एंजाइम्स को एक्टिव कर देते हैं, एंजाइम को काम शुरू करने में या काम करने में मदद करते हैं। ऑर्गेनिक फैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप। फिर जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एक कोएंजाइम्स हैं। ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं एंजाइम के, वो दो तरह के हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और एक कोएंजाइम्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है और जिन मॉलिक्यूल्स का कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट हो और बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और प्रोस्थेटिक ग्रुप वो है ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो। वो टाइटली जब अटैच होते हैं एंजाइम के साथ तो इनके उन हेल्पर्स को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि फ्लेविन, ठीक है, फ्लेविन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिक इन नेचर है और ये एंजाइम के साथ टाइटली अटैच्ड है बहुत, इसीलिए इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। ऐसे हेल्पर्स एंजाइम के जो कि एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो। कोएंजाइम्स वो लूजली अटैच होते हैं, इतने टाइटली अटैच नहीं होते एंजाइम के साथ। और जैसे कि विटामिन सी, वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास जो एंजाइम्स की मदद करता है लेकिन एंजाइम्स के साथ टाइटली अटैच नहीं है, बहुत क्लोजली अटैच नहीं है, वो लूजली अटैच्ड है। तो इन्हें कहा जाता है कोएंजाइम्स। ये हेल्पर्स हैं एंजाइम की जो एंजाइम्स को की मदद करते हैं। जो एंजाइम्स के हेल्पर्स होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते, वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि जिंक आयन, ठीक है, वो अटैच होता है एंजाइम्स के साथ और एंजाइम को काम करने में हेल्प करता है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ बहुत टाइटली अटैच्ड हैं जैसे कि फ्लेविन। और कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टाइटली अटैच नहीं है एंजाइम के साथ, इन्हें कहा जाता है कोएंजाइम। और इनकी एग्जांपल में हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज़ विटामिन सी। एक्टिवेशन एनर्जी हमने डिस्कस किया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए सेल को चाहिए। सेल जब भी कोई काम करता है तो सेल को एनर्जी चाहिए ताकि वो काम कर सके। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सेल को किसी काम को करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो अगर ज़्यादा है तो इंसान की मौजूदगी में वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में तो अगर एंजाइम्स मौजूद हैं वो एंजाइम
इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। अगर कम एंजाइम की मौजूदगी में कम एनर्जी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, और एंजाइम के एब्सेंस में, एंजाइम्स के गैर मौजूदगी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में। तो एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, एनर्जी ब्रिंग्स द सबस्ट्रेट इन करेक्ट डायरेक्शन। वो कैसे कम एनर्जी चाहिए एंजाइम्स की मौजूदगी में, जब एंजाइम क्या करता है, जो एनर्जी सबस्ट्रेट, कुछ एनर्जी चाहिए जिसमें एनर्जी को इस्तेमाल करके सबस्ट्रेट अपनी सही जगह पे आ जाता है, तो एंजाइम क्या करता है, वो सबस्ट्रेट को सही डायरेक्शन में, सही शेप में लेकर आता है ताकि एनर्जी का वहाँ पे इस्तेमाल ना हो ज़्यादा। चेंज द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट की शक्ल भी चेंज कर देता है ताकि वो प्रॉपरली अटैच्ड हो जाए और कम एनर्जी का इस्तेमाल हो। सबस्ट्रेट क्या है, वो मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम ने काम करना है। मैकेनिज़्म इज चेंज, या फिर केमिकल रिएक्शन का पूरा एक मैकेनिज़्म, जिस प्रोसेस के थ्रू केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो सारा प्रोसेस ही चेंज कर दो, तो एंजाइम की वजह से इस तरह केमिकल रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो कम हो जाती है। यहाँ पे आप देखें, एंजाइम्स की मौजूदगी में इतना कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और यहीं पे अगर एंजाइम्स ना हो तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये जो रेड में हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है, ये एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। और जो दूसरी लाइन है हमारे पास, दिस वन, यहाँ इट इज़ बिकॉज इट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ, ये जो हमारे पास रेड लाइन में जो ग्राफ है, इट शोज़ कि हमें एंजाइम के एब्सेंस में ज़्यादा एनर्जी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और अगर एंजाइम्स की मौजूदगी हो, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन, इट शोज़ कि एनर्जी कम चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की मौजूदगी में कम एनर्जी चाहिए, और एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। That was the end of the lecture. I hope it was easy and clear to all of you. Thank you so much.